comment of Bipin Rawat? उस मामले में हमारा इतना ही कहना है कि दुर्भाग्य की बात है कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है एक आर्मी के चीफ के ऊपर, जिनके ऊपर भरोसा करके पूरा हिंदुस्तान सोता है और पूरे दुनिया के लोग हिंदुस्तानी आर्मी को सल्यूट करते हैं और उनके ढकराते हैं। ऐसे आदमी की फिक्र अगर यूडीएफ जैसे एक छोटे मोटे पार्टी की फिक्र में लग जाए तो उनका वक्त जितना बर्बाद होगा वो उसको किसी और अच्छे काम में लगाए, मुल्क की हिफाजत में लगाए। और हमको इसी वजह से ये एक पॉलिटिकल उनका स्टेटमेंट लगा, जो उनके जैसे एक हमारे मुल्क के मुरब्बी हैं, हमारे बड़े हैं, तो उनके मुँह से इस किस्म की बात निकले ये हमको अच्छा नहीं लगा, इसका दुख लगा। और इसकी वजह से हम इस मामले में जितना जल्दी हो सकेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, होम मिनिस्टर से, होम सेक्रेटरी से, अजीत डोभाल साहब से, सब लोगों से हम मिलेंगे और मिलकर उनको बताएंगे कि ये बड़े अफसोस की बात है। हमारा ये जो ग्रोथ है वो पहला कोई ग्रोथ ही नहीं है, क्योंकि 34% मुसलमान रहते हैं आसाम। अगर हमको 35-36%, 40% वोट मिल जाता और पूरा आसाम में मालूम 35-40 सीट हम लोग ले आते, तो अगर आसाम हिला होता तो उसमें जलजला आना चाहिए था, अर्थक्वेक जैसा आना चाहिए था। लेकिन उस ज़माने में जो भी आर्मी के चीफ थे उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो नेग्लिजिबल अमाउंट था वो। उसके बाद दूसरी मतलब हमारी पार्टी को 18% हुआ, वो भी 34 और 35% के हाफ है। तीसरी मतलब वो 13% हो गया। तो इसलिए कोई ऐसा अजूबा नहीं हुआ जिसकी वजह से कि सारे मुसलमानों ने वोट दे दिया और यहाँ बांग्लादेश से आकर, अगर बांग्लादेश जा रहे हैं तो लोग भी आ रहे हैं तो उनको आप पकड़े, उनको आप जेलों में डालें, उनको डिटेंशन कैंपों में डालें, उनके ऊपर केसेस चलाएं। हम आपके साथ में, हम खुद ये कहते हैं कि एक आदमी भी, हमारी पॉलिसी है कि एक आदमी भी 1971 मार्च के बाद 25 मार्च के बाद अगर आया होगा, ही शुड बी ट्रीटेड एज ए बांग्लादेशी और एज ए फॉरेनर। लेकिन बांग्लादेशी के नाम से जो हमारे देश के लोग हैं उनको अननेसेसरी हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से हमारी पार्टी ने, हमारे जमीयत ने, नॉन पॉलिटिकल पार्टी ने 1960 में नौगांव के कन्वेंशन में 50,000 आदमी को सबसे पहले एनआरसी का प्रपोजल रखा था और वो एनआरसी का काम अभी पूरा होने जा रहा है। 20 तारीख को, अभी इसी महीने के 3 दिन पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट में थे। चीफ जस्टिस साहब ने, रंजन गोगोई साहब ने बाकायदा ऑर्डर दिया कि मई के बाद एक दिन भी हम नहीं देंगे। जून की 31 तारीख को मेरे पास फाइनल रिपोर्ट, सेकंड रिपोर्ट आ जानी चाहिए। इसमें देखिए एक चीज़ सोचने की बात थी, ये जब पहला लिस्ट शाया हुआ तो प्रिंट हुआ तो उसके अंदर 70-80% लोगों का बहुत सी जगह में नाम नहीं आया। आसाम में तो कोई हंगामा नहीं हुआ। अगर इसलिए कि इस लोगों को इत्मीनान है कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम यहाँ के बाशिंदे हैं, मरतबा नहीं आया, सेकंड लिस्ट में नाम आएगा। इससे पहले गवर्नमेंट ने क्या क्या गांव-गांव में आर्मी उतार दिया, लेकिन क्या एक भी चूहा मरा? क्या एनआरसी के नाम से एक चूहा भी नहीं मरा? तो इसलिए इस किस्म की बातों से लोगों को एजिटेट करना या मिसअंडरस्टैंडिंग में डालना, और जो एक अच्छा खासा माहौल है हमारे आसाम में, शांति का माहौल, उसके ऊपर खलल पड़ता है। हमको इसकी फिक्र है। आपको क्यों लगता है कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और आरएसएस 2019 सामने है, जो आरएसएस के लोगों के मुंह से जो बातें निकलती है, टीवी रात दिन आप भी देखते हैं, रात दिन लेकिन रात को 2-2 बजे तक बैठ के हम लोग टीवी देखते हैं और ऑल इंडिया में क्या डिबेट हो रहा है, कौन किस तरफ जा रहा है, ये देखते रहते हैं। तो उससे हमको ये लग रहा है कि लगा ये सब लोग वो कर रहे हैं, सेकुलर जितनी पार्टियाँ हैं ये डेमोक्रेटिक खतरे में है, सेकुलरिज्म खतरे में है। कि 1919 में जो अभी सत्ताधारी पार्टी है वो दोनों में हाउस में अपने आप को मेजोरिटी बनाना चाहती है, और मेजोरिटी बनाने का मतलब ये है कि वो संविधान के ऊपर हाथ डालना चाहती है, संविधान के अंदर इंटरफेरेंस करना चाहती है, और ये मुल्क के लिए बहुत खतरा है। और उसी लाइन में जनरल बिपिन रावत ने यह भी कहा है कि मुसलमान असम में सन 1200 से ही है, होम्स का जितना ये है उतना मुसलमानों का भी है। लेकिन अभी जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो आज से तो नहीं हो रहा है ना। आज से, इससे पहले 15, इससे पहले मोहंतो साहब के 2 मरतबा 10 साल हो रहे हैं, इससे पहले सैकिया साहब रहे, अभी गोगोई साहब ने 15 साल पूरा किया। ये सब मामला तो उसी वक्त से चल रहा है। कोई नया ऐसा काम नहीं हुआ कि यूडीएफ ने आके और कोई दरवाजा खोल दिया, हम लोग चले गए, हमारे लोग कि बॉर्डर पे जाके जो है वो खड़े हो जाओ और सारे बांग्लादेशियों को बुला लो। इतने बांग्लादेशी आते तो बांग्लादेश खत्म हो जाता, छोटा मोटा देश है। तो आप ये बोल रहे हैं कि आप जो इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, हो गया है, जिसमें कि जो आप देख रहे हैं कि अभी एक ट्रेंड शुरू हो गया है जहाँ पे कि जो सीनियर टॉप ब्रासेस हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के, उनको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो लोग। बिल्कुल ये हम देख रहे हैं। आप बहुत से लोगों का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, हमारे कलीग हैं वो पार्लियामेंट में मेंबर में आ चुके हैं। बहुत से लोगों को एक्स चीफ आर्मी के चीफ थे उनको मिनिस्टर बना दिया गया है। तो इस किस्म के इन्फ्लुएंसेस ये सरकार करना चाह रही है
जो हमारे मुल्क के लिए जो है वो खतरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रावत साहब का कहना है कि बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, इसलिए आप लोगों का जो पार्टी है जो उभर रहा है। ये जो बात बोला है, ये आपका ये जो रिएक्शन हर एक का अलग होता है। अगर होम मिनिस्टर साहब कोई बात बोलेंगे उसका रिएक्शन हमारा अलग होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब के मुंह से बात निकलेगी उसका रिएक्शन अलग होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के किसी बयान में कोई बात निकलता है उसका रिएक्शन अलग होगा। आर्मी के चीफ ने कहा, उनके हैसियत से, उनके पद के हिसाब से हमने आज सुबह से बाकायदा रिसर्च किया और संविधान देखा, उनके संविधान के अंदर ये नहीं पड़ता। इलीगल माइग्रेंट्स की वजह से आप लोगों को पार्टी ज्यादा वोट ज्यादा आगे बढ़ रही है, ये बोला है रावत साहब। आगे बढ़ रही है in demography. Don't you think that the army chief has a right to speak about the changing pattern in demography, provided the internal security of the country is concerned? You see, we will take from our lawyers, we will talk to them. जो संविधान के जानने वाले लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जानने वाले लोग हैं, अभी तो शुरू हुआ है, तो हम लोग उनसे भी वो उनके पेरीफेरी में नहीं पड़ता है। इसलिए हर आदमी अपने हद में रह के बात करे। तो लोगों के हम क्या चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में अमन चाहते हैं, आसाम में क्या चाहते हैं, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। तो ऐसा कोई बयान किसी का नहीं आना चाहिए। और खास करके वो हमारे एक संविधान के बड़े हैं, पद के, पूरी आर्मी उनके ऊपर चलती है, उनके बहुत से काम हैं, उनको बराबर से देखें। और इस मामले में कोई बात करनी है Sir, his comments about Kashmir and now this comment, you see conference, his comment in Kashmir, which created controversy, and this comment, you see a conference, you see a series of comments coming in, and you see the government not stepping in. ज़्यादा बोलने की बात नहीं है। आज सबसे बड़ी बात है, ये हुकूमत जब आई है, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस कैसे लाए गए, एकदम से नहीं आ गए। ये चीफ ऑफ आर्मी जो है, तो और उद्देश्य से जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो अपने लोगों को सेटिंग कर रही है। और उनका हमारा जो पॉलिटिकल समझना है कि 2019 के मामले को क्लियर करना है, वो जीत के फिर से आना चाहते हैं। नॉर्मल तरीके से कोई भी जीत का है, हमें उससे क्या मतलब है। So you want to say that the army is being used? You want to say that the army is being used? ये टाइम हमारे हिसाब से ये सही नहीं था, क्योंकि एनआरसी का मामला आसाम में इतने शांति से जा रहा है कि ऐसे वक्त में उनका कमेंट आना ये दुर्भाग्य की बात है, ये नहीं आना चाहिए। हमें इसकी उम्मीद नहीं थी, इसलिए हम बड़ों के पास जाएंगे। So you want to say that the army is being used by the government? नो, मैं हमेशा नहीं कह रहे हैं, लेकिन आर्मी को हर जगह अपने अपने लिमिटेशन का, हर पद के पदाधिकारियों को अपने अपने पद का लिमिट के अंदर रहे तो अच्छा है, मुल्क शांति में रहे। अच्छा, you will be meeting the president, HM and the prime minister. What will you say? We have requested today. Let the reply come after 2 or 3 days. They will definitely give us time. And You also said that you are likely to meet the army chief also if he wants. नहीं, आप You are army going से- to meet the army army chief chief also? नहीं, जरूरत पड़ेगी तो हम उनके यहाँ जाएंगे कि सर आपने हमारे बारे में ऐसा बोल दिया, पूरे आसाम में बवाल हो गया, कोई हम चोरी करके तो नहीं बैठे। हम उनके पास जाएंगे, चाय पी के मिठाई खा के आएंगे, हम वहाँ जाएंगे, वो हमको पकड़ के जेल में डाल देंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है, पॉलिटिकल बयान है, इसलिए हमको कोई ऐसी घबराहट नहीं है, हमारे दिल में ऐसी कोई कमजोरी नहीं है। और आप लोग के सामने आसाम के हालात है, हमको ऐसा नहीं होगा 35% वोट मिल गया, इसकी वजह से इतना हंगामा। इम्प्लीमेंटेशन है, जो कुछ है वो आपका काम है, आप बंद करें, अपने डिपार्टमेंटों को मजबूत करें। Thank you very much. थैंक यू। जैसे जातिवाद की तरफ से 9-4-3 आपको कैसा लगा? नहीं, देखिए, इस मामले में हमने अभी कहा और कहना भी है, मैं यही कहना है कि ये भाग जो है ऐसे वक्त में जब एनआरसी का मामला जो बांग्लादेशियों के घुसपैठ को रोकने वाला है, जो बांग्लादेशियों को क्लियर करने वाला है कि ये बांग्लादेशी है और ये आसाम के ओरिजिनल लोग हैं, बड़ी मुश्किल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर मुदाखलत करके इस चीज़ को तैयार किया और उनके ऑर्डर से तैयार हो रहा है। और सेकंड फेज मई की 31 तक सुप्रीम कोर्ट ने 20 तारीख को जजमेंट दे दिया कि 31 तारीख तक हमारे पास आना चाहिए और 31 जून को हम फैसला दे देंगे। सेकेंडली शायद हो जाएगा। पूरे अमन और अमान से आसाम में ये मामला चल रहा है और हम लोगों का 100% पूरा सपोर्ट है। हम लोग दिल्ली में बहुत ही ऊपर के लेवल के ऊपर कई मतलब हम जाके मीटिंग कर चुके हैं। उनका यही कहना था, रिक्वेस्ट था कि अजमल साहब आसाम में शांति रहना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल रहेगा और एक चूहा भी आप लोग नहीं कर सकते कि कोई मरा, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ऐसे टाइम पे जब ये आखिरी मरहले पे और इसके बाद ये हमेशा के लिए वंस फॉर ऑल खत्म हो जाने वाला है, ऐसे टाइम पे आर्मी के चीफ साहब की तरफ से, जिनका हम एहतराम करते हैं, वो बड़े हमारे पदाधिकारी है, उनकी तरफ से इस वक्त का बयान आना हम लोगों को, हो सकता है कि हम गलत हो, हम लोगों को लग रहा है कि ये पॉलिटिकल बयान है जो उनके मुँह से नहीं आना चाहिए।
घर के बड़े ही बच्चों के साथ अगर पॉलिटिक्स करने लग जाएंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? सर आप क्या मानते हैं कि आर्मी जीते पॉलिटिकली बयान नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, इस संविधान के हिसाब से। बिल्कुल। तो इसके लिए उनको नहीं आप देना क्या चाहिए। ऊपर बात करेंगे? नहीं, हम तो ये बात नहीं देखी है। हमारे पास संविधान में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाकी है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बाकी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बाकी है और दूसरे NIA के चीफ बाकी है। तो इन सब लोगों को हम लोग जाएंगे और जाएंगे, अपने दिल का दुखड़ा सुनाएंगे, उनसे शिकायत करेंगे और जरूरत पड़ी मौका हुआ तो हम जनरल रावत साहब से भी मिल के आएंगे, उनके यहाँ भी जाके कप चाय पिलाएंगे, पानी पी के आएंगे। सर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और चाइना की वजह से जो कुछ जिले हैं असम में उनकी जो संख्या बढ़ रही है, तो आप क्या इसकी वजह से आपकी ग्रोथ हो रही है? तो हेलो, ग्रोथ कहाँ हो रही है मेरे भाई? हमको पहली मर्तबा जो है 34% लोगों में हमको वोट मिला, कितना? 13%। दूसरी मर्तबा हम वो 13 से 18 में गए, 18 हुए, फिर तीसरी मर्तबा हम 13 में आ गए। तो हमारा ग्रोथ कहाँ हुआ? ग्रोथ तो नहीं हुआ हमारा। जो भी हुआ है वो नॉर्मली हुआ है, आइडियोलॉजिकली हुआ है, इसलिए उसको शक की निगाह से उनको नहीं देखना चाहिए। जी नमस्कार। जी 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 सर, अब ये बिल्कुल डायरेक्ट है। साफ आवाज साफ नहीं आ रही है। हेलो, एक्सक्यूज मी, आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, अभी गुप्ता चैनल पे है। नहीं यहाँ पे है, गुप्ता चैनल पे लाइव जा रहा है। जी अच्छा, मेरा नंबर जी। पे टच करना, ठीक है? इसी नंबर पे टच करना। नहीं तो हेलो, हाँ, पॉलिटिकल कहने से नेगेटिव कहाँ हो गया मेरे भाई? हेलो, आप एक मिनट, आप होम मिनिस्ट्री से हमारी पार्टी के बारे में रिपोर्ट लीजिए, अजीत धोबल साहब से हमारी पार्टी के में रिपोर्ट लीजिए, उनके पास रिपोर्टें हैं, उनके पास हम बार बार जाते हैं, मीटिंग करते हैं। इसलिए अचानक ये बयान आना ऐसा लगा जैसे आसमान से कोई पहाड़ टूट के गिर पड़ा। ये बयान आर्मी के चीफ की तरफ से आएगा, वो हमारे बड़े हैं, वो हमारे देश के रक्षक हैं। वो लोग जंगलों में, वो पहाड़ों में और कश्मीर की घाटियों में जागते हैं, तो हम लोग यहाँ सोते हैं आराम से, समझे कि नहीं? तो इसलिए उनका बड़ा एहतराम है। लेकिन पता नहीं क्यों हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा है कि आर्मी के चीफ के जब NRC का मसला देखिए, सबसे बड़ा मसला असम में, और 1971 को जो है बैडलाइन बनाया गया था, असम एक्सपोर्ट किया गया था 25 मार्च के बाद। जो भी आने वाला है वो एक आदमी भी हो, कहीं का भी हो, बांग्लादेशी है या किसी भी बाहर के मुल्क का, हमारे इंडियन का नेशनल नहीं है। हमारी पार्टी का क्लियर पॉलिसी है कि 1971 25 मार्च के बाद कोई भी आएगा वही शुड बी ट्रीटेड एज ए बांग्लादेशी या फॉरेनर। लेकिन उससे पहले जो भी आया वो इंडियन लोग हैं, तो उसके ऊपर बड़े शांति से NRC के मसले में लोगों को बड़ा डर था कि NRC जब शुरू होगा तो पता नहीं आसमान में कौन सा पहाड़ गिर जाएगा। लेकिन आज तक ना कोई पहाड़ गिरा और ना कोई चूहा मरा। तो इसलिए जो है इस मामले को अभी 1 महीने की बात है, 2 महीने की सुप्रीम कोर्ट इसको देख रहा है, और सुप्रीम कोर्ट जिस वक्त देख रहा है और बड़े शांति से देखा जा रहा है, और यहाँ के जो चीफ कोऑर्डिनेटर है उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अपना विश्वास जताया। तो इसलिए ऐसे हालात में अचानक ये बयान आना, ये हम लोगों को लगा ऐसे दुर्भाग्य की वजह से कहना पड़ रहा है कि वो हमारे बड़े हैं, हमारे मुल्क के बड़े हैं। वो ऐसा है जैसे हमारे मुल्क में बाप की हैसियत होती है, बाप अचानक बेटे को सुबह उठ के कहते कि तू तो आवारा हो गया और तेरे वजह से ये बर्बादी हो रही है, ये बर्बादी हो रही है, तो किसको पसंद आएगा? इसलिए जो है हम सर आज तक कभी आप जी हमारी पार्टी की लाइन, हेलो 3 मरतबा इलेक्शन लड़ चुके हैं, 3 MP इलेक्शन लड़ चुके हैं, 3 आसाम के जो असेंबली इलेक्शन लड़ चुके हैं। अगर ये गलत होता है तो आसाम इलेक्शन कमीशन जो है इसको परमिशन नहीं देता, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दिया और हम लोग लड़े। पहली मरतबा हमारा जो है 10 आदमी, जब 34% आसाम में पॉपुलेशन है मुस्लिम, उसमें सिर्फ 10 आदमी जीत के आए, तो ये जमीन आसमान कुछ गिर नहीं गया। उसके बाद 18 आए, उसके बाद फिर वापस 13 आ गए। तो अगर ये डेमोक्रेसी हमारी वजह से बढ़ रहा है तो हमको जो है ये सारे वोट हमको मिलने चाहिए थे। तो चूंकि हमारी पार्टी जो है वो एक सेकुलर पार्टी है, उसमें हर किस्म के लोग हैं। हमारे इस वक्त भी
2 MP जो है मुसलमान है, तो एक हिंदू भाई है हमारे असेंबली में। इस वक्त भी हमारे आनंद मालो साहब करके MLA हैं और वो हमारे साथ में हैं। हमारी टिकट लेने वाले हजारों लोग आते हैं, सैकड़ों लोगों का। हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर आदित्य लंगता साहब वो हमारे पार्टी पकी है और इस वजह से हमारी पार्टी एक 100% सेकुलर पार्टी है, डेमोक्रेटिक फ्रंट है। जी हम उनको सिर्फ इतना कहेंगे कि सर आप हमारे बाप की तरह हैं, अगर आपको कोई बात करनी है, कोई मामला है तो बुलाइए, हम लोग आएंगे, आपको सेटिस्फाइड करेंगे। हम तो खुद जा रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, होम मिनिस्टर के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास हम जा रहे हैं, समझे कि नहीं? तो इसलिए कोई ऐसे घबराने की चीज नहीं है। और कुछ भी अगर वो है तो वो अपने हिसाब से एक्शन ले। अगर नजर आ रहा है वो अपने हिसाब से एक्शन ले। जी भाई जल्दी करो, अभी पेश करना है जल्दी। हमें उम्मीद है 2-3 दिन में टाइम जरूर मिल जाएगा। जी ठीक है, देख लो। नहीं अभी हेलो, अब प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट साहब तो इतने खाली नहीं बैठे कि बदरुद्दीन ने यहाँ से फोन किया और वहाँ से अपॉइंटमेंट आ गया। ऐसा नहीं होता है, कम से कम 2-3 दिन का टाइम जाता है और वो मिलेगा और हमें उम्मीद है पूरा टाइम भी मिलेगा। और इस मामले में जो है जरूरत पड़ी तो हम जब दिल्ली जाएंगे तो आर्मी के चीफ रावत साहब से भी हम जरूर मिल के आएंगे, उनके ऑफिस में जाके भी एक कप चाय पी के आएंगे। अरे लगा हुआ है। ओके भाई, क्या बोल रहे हो आप? ये लगा हुआ है ऑलरेडी। थैंक यू क्या? थैंक यू। अरे ये तो LCD में आ रहा है तो वीडियो। जी अरे यहाँ पे है भाई, मेरा मुझे तो दिखाई दे रहा है। वो तो हम नहीं चाहते ना एक भी आदमी रहे। देखिए मैंने 1 मिनट, मेरे पार्लियामेंट का बयान आप मंगाइए प्लीज, मेरे पार्लियामेंट का बयान आप मंगाइए। हमने उसमें कहा कि अल्लाह के वास्ते ये दाग हमारे सर से जो है पेशानी से धो दीजिए। आप बांग्लादेशियों का मामला सीलिंग कीजिए, वो लोग कहते हैं कि फेंसिंग कीजिए, हमने कहा सीलिंग कीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ तक कहा जिसकी वजह से हमारे वोट के ऊपर बहुत नुकसान हुआ कि कोई बांग्लादेशी अगर आपको बॉर्डर पार करता हुआ मिलता है आप उसको शूटेड साइड कीजिए, यहाँ तक क्या हमने कहा। देखिए मैं डिबेट के लिए नहीं बैठा हूँ, मुझसे यहाँ कहने के लिए कहा गया डिबेट और लोगों से आप लोग कराइए। हमने अपनी जो बात थी, जो पॉलिसी थी, हमने साफ की। जी हेलो, नहीं वो हमारे बड़े हैं, उनके साथ अब नंगल में रहकर इस मुल्क में रह सकते क्या? वो हमारे बड़े हैं, उनका बयान आया हुआ है और उसको जो है वो मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क पे घुसपैठिए ना आए, बांग्लादेशी ना बढ़े। हमारी पार्टी जिस दिन से पैदा हुई है, हमारी पार्टी का 1 नंबर उसूल यही रहा है कि बांग्लादेशियों को यहाँ से निकालो और देशी को बांग्लादेशी के नाम से मत सचाओ। आसाम अकॉर्ड जब बना था, राजीव गांधी ने बनाया था, उस वक्त जो है उसको पूरे आसाम के लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने, नॉन पॉलिटिकल पार्टियों ने ये माना था कि 1971 25 मार्च जो है वो डेडलाइन बनाया गया। उसको हमारी पार्टी, नॉन लीगल पार्टी, सब लोग मानती आ रही है और हम भी मान रहे हैं और उसी के ऊपर हमारी पार्टी बनी है। और मैंने बाकायदा पार्लियामेंट में कहा है कई मरतबा कि बांग्लादेश में अगर बॉर्डर पे कोई आता हुआ मिलता है, मेहरबानी करिए आप उनको शूटेड साइड कीजिए। इसकी वजह से हमारे बहुत से मुसलमान नाराज हो गए, हमारे वोट खराब हो गए, उनका हमें कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आसाम के ऊपर मजीद और बोझ बढ़े। अगर कोई लोग भी आए, और उसी के लिए सर आप देखिए, मालूम कीजिए कि 19 हमारा जो है NRC का प्रतिक्रिया जो आसाम में शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में शुरू हुआ, निगरानी में, और वो बिल्कुल तकरीबन 70-75% पूरा हो चुका। अभी 20 तारीख को 3 दिन पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट में थे, वहाँ के चीफ जस्टिस साहब रंजन गोगोई साहब ने उसको मई की 31 तारीख तक पूरा करने के लिए चीफ कोऑर्डिनेटर साहब को साफ ऑर्डर दे दिया। ऐसे वक्त में जब ये मामला बिल्कुल खत्म हो रहा है और उसके बाद ये दूध का दूध पानी हो जाएगा, जो बांग्लादेश के लोग हैं वो बांग्लादेश चले जाएंगे, उनको खुद भेज देगी जैसे भी हुकूमत का फॉर्मूला होगा, और जो देश के लोग हैं वो देश में रहेंगे। इस मामले में लोगों को डर था कि पहला लिस्ट जब शाये होगा तो कोई ना कोई हंगामा होगा। हमारा नाम नहीं आया, हमारी फैमिली का नहीं आया, 2 MP है, 2 MLA नाम नहीं आया, तो इसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ और होगा भी नहीं इंशाल्लाह। जी हमने यही बातें कही और नई बात क्या कही? जी 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 बोलिए। जी बिल्कुल।
बिल्कुल। नहीं देखिए, ये तो हम नहीं बोल सकते, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और उसी के लिए ये बनाया गया फॉर्मूला कि एनआरसी का मामला तैयार हो जाए। जैसे ही एनआरसी का प्रिपरेशन 3 महीने के अंदर ये हो जाएगा, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हेलो, कैसे ना करेंगे हम क्यों ना करेंगे भाई? कितने हैं नहीं है वो तो सरकार बताएगी ना। हमारे पास ऐसे क्या मिशनरी है जिसकी वजह से हम कि बांग्लादेशी इतने हैं इतने नहीं है, हम नहीं कह सकते। जो भी बांग्लादेशी है, गवर्नमेंट एनआरसी का मामला प्रिपेयर होने के बाद उनको पकड़े, कान पकड़ के उनको ले जाके बांग्लादेश में। हेलो, हम कह रहे हैं कोई वजह हमारे पास नहीं है कि बांग्लादेशी आसाम में कोई नहीं है, जरूर होंगे, और खाली आसाम में नहीं पूरे हिंदुस्तान में होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है उनको आइडेंटिफाई करना और उनको निकालना। अगर हमारी पार्टी आपको 12 साल में कहीं भी एक लफ्ज मिला हो जो इनके पक्ष में बात कर रहे हैं तो वो गलत है जी। भाई गवर्नमेंट अगर कह रही है तो होंगे, हो सकता है कि जितनी तादाद गवर्नमेंट कह रही है उतने ना हो, उससे कम हो, उससे ज्यादा हो। ये एनआरसी प्रिपेयर होने के बाद जब हो जाएगा तो मेरे कहने से क्या होता। कल आप कहेंगे कि बदरुद्दीन साहब ने कहा बांग्लादेश नहीं, मैं कैसे कह दूंगा? जितने भी हैं, लाख है, करोड़ हैं, वो हैं, तो गवर्नमेंट पकड़े, उनको निकाले, उनको आइडेंटिफाई करे। जी जी, नहीं, मैं अपना नाम लेने की बात नहीं है। जबरदस्ती जो है आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं कि इतने लाख बांग्लादेशी है, तो इससे पहले लोग जो है वो एक गवर्नर साहब कह चुके हैं हर रोज 6,000 आ रहे हैं। एक गवर्नर साहब ने कह दिया कि 50 लाख आ गए, सैकिया साहब ने कह दिया 40 लाख आ गए, जायसवाल साहब ने कह दिया कि 60 लाख आ गए। तो इस तरीके से लोग बोलते चले आ रहे, हुकूमत के लोग बोलते आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट उसी के हिसाब से एनआरसी प्रिपरेशन का प्रोग्राम लिया है और वो इंशाअल्लाह अब ये आइंदा 2 महीने के अंदर वो क्लियर हो रहा है। उससे दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर भी हो जाएगा। जी देख लो हेलो, ये अगर देख लो यूज कर दे। हेलो, नहीं, ये गलत बात है। देखिए अपनी जुबान को आप नहीं, आप मीडिया में बैठे हैं तो ऐसा नहीं कर सकते, हमारे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। इस मुल्क में कोर्ट भी है, गवर्नमेंट भी है, आप कुछ भी इल्जाम वहां से मुझे धमकी नहीं दे सकते। ये आपका तरीका बिल्कुल सही नहीं है। क्यों आप मुझे धमकी दे रहे हैं? आपको मुझे धमकी देने का क्या हक है? अगर हमने फसाद कराया तो आप उसको प्रूफ कराइए, हमारे ऊपर केस चलाइए। ये बहुत गलत बात है। आप लोगों को इस तरीके से मीडिया को अपने लोगों को देके हमको टेलीफोन पे धमकी देने का हक नहीं है। हमको धमकी देने का कोई हक नहीं है। भाई बंद करो, बंद करो। धमकी देने के आप दंगे करा रहे हैं, आप वहाँ बांग्लादेशियों को बुला रहे हैं, आप ये करा रहे हैं। आपका एक MLA 90% जो है वो बांग्लादेशियों को वोट से जीत के आ गया। मौलाना जी, ये जनरल बिपिन रावत, इनकी स्टेटमेंट ये है कल के कार्यक्रम में कि पाकिस्तान षड्यंत्र कर रहा है चीन के सहयोग से बांग्लादेशियों को नॉर्थ ईस्ट में, असम में भेजने की, और उस प्रक्रिया में AUDF सहयोग कर रहा है क्योंकि वो बड़ी तेजी से, और इन्होंने 7 जिलों की उल्लेख किया है। उन 7 जिलों में जिस तरह से बढ़ रहा है, आपके पार्टी के रोल को उन्होंने संदेहास्पद कहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई साजिश है और आपकी पार्टी पर नजर रखना है। हाँ, देखिए मुल्क में किस हिस्से में क्या हो रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है, होम की जिम्मेदारी है। अगर जनरल रावत साहब अचानक आके हमारी पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं कि चाइना और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो उनका इंटरनेशनल मसला है। चाइना को क्यों नहीं संभाल पा रहे, चाइना इतना हमारे यहाँ घुसता चला जा रहा है, पाकिस्तान रोजाना कश्मीर में हमारे लोगों को मार रहा है, तो वो उनका मसला उनको देखना है। और इस मामले में पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का मुसलमान एक बच्चा उनके साथ में सहयोग के लिए खड़ा है। एनी टाइम दुआएं कर रहे हैं कि भाई ये मामला ख़त्म हो और ये जितना इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हमारी पार्टी जो एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक फ्रंट है, आज 11-12 साल हो गए उसके ऊपर। वो पार्टी बनने के बाद ऐसा कोई एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं हुआ। अगर गवर्नमेंट के पास ग्रोथ हुआ है तो अगर अभी भी घुसपैठिए लोग आ रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट का फेलियर है, ये शर्म की बात है। उनके BSF वहाँ क्या कर रहे हैं, आर्मी के लोग वहाँ क्या कर रहे हैं। हमने तो कहा पार्लियामेंट में, इससे ज्यादा कहेंगे कि अगर कोई आपको आता हुआ मिला तो आप उसको शूटर साइड कीजिए, गोली मार दीजिए। इससे ज्यादा तो हम नहीं कह सकते।
उसके बाद यहाँ एनआरसी का प्रतीक्षा चल रहा है, जो इस मामले को लास्ट फैसला देने वाला है। और वो 3 दिन पहले वहाँ के जो चीफ जस्टिस साहब है रंजन गोगोई साहब ने मई की 31 तारीख तक उनके पास रखने के लिए कहा, और जून की 31 तारीख को वो फैसला दे देंगे। तो उसमें क्लियर हो जाएगा कितने बांग्लादेशी है और कितने देशी है। तो इस मामले को ऐसे टाइम पे छेड़ना, समझे कि नहीं, ये हम लोग को लगा कि ये मामला पूरा एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, और उनको जो भी करना है उनका होम मिनिस्ट्री करे, कोई भी करे। हमने तो कभी कोई मुखालिफत नहीं की कि नॉर्थ ईस्ट में आके आप लोग कोई कुछ ना करे। हम लोग इसमें सहयोग के लिए तैयार है। अगर कोई बांग्लादेशी है, अगर आप बताइए, हमने यहाँ तक कहा कई मरतबा जाके, हमने बाकायदा मिलके यहाँ भी जब पहले चीफ मिनिस्टर थे कि अगर कोई भी छुपेगा तो वहाँ से आएगा तो किसी न किसी मुसलमान के घर में छुपेगा। आप हमको कॉन्फिडेंस में लीजिए। डोकलाम नहीं समझा जा रहा है, चीन पहुंच गया है इस इशू को उठाने, और ये जो है आंतरिक इश्यूज पर बात कर रहे हैं। डोकलाम संभाले आर्मी चीफ, डोकलाम इंटरनेशनल इशू। हाँ चलिए आप ये सर ये बताइए, आमतौर पे आर्मी चीफ जो होते हैं इस तरह के आंतरिक सुरक्षा पर बात करते हैं, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी पर इंगित नहीं करते, इशारा नहीं करते। ये पहली बार देखा गया। इसी के लिए हमें ये लगा कि भाई ये तो चूंकि होम मिनिस्टर के भी अंडर में है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है, तो हम लोग इस मामले को लेके जाएंगे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर के पास, और उनसे ये शिकायत करेंगे कि इस तरीके से वो हमारे बड़े हैं, आर्मी के चीफ है, वो हमारे बड़े हैं, देश की पूरी सुरक्षा उनके ऊपर है। वो लोग उतने जान देते हैं बॉर्डरों पे, तो हम लोग आराम से यहाँ सोते हैं, अपना काम करते हैं, कारोबार करते हैं, हर चीज़ करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी में हम अगर चला रहे हैं तो आर्मी के लोग वहाँ घर में हैं, तभी तो यहाँ पॉलिटिक्स चल रहा है, किसी की भी चल रही है। तो इसलिए हम जाएंगे और जाने के बाद उनके पास शिकायत रखेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो मेरा ये कहना है कि हम बाकायदा रावत साहब के पास भी ऑफिस में जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे। जी मैं आपको बता दूं, आरएसएस के एक भातृ संगठन की एक बैठक हो रही थी कलकत्ता में कुछ दिन पहले। उसमें बीएसएफ के जो डीजी थे उन्होंने भी फिर आपकी पार्टी और इस तरह की जो बातें हैं पॉपुलेशन पर आपकी ओर इशारा किया था, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया था। तो यही हम कह रहे हैं कि ये भी पॉलिटिकल बयान है, तो ये भी पॉलिटिकल बयान है। बीएसएफ की बात है कि पॉलिटिकल बयान है। बीएसएफ, आर्मी, ये लोग जो कर रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है ये बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं ये लोग? नहीं, हमारा यही लग रहा है कि आरएसएस के जो लोग बोलते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं उसी तरीके से ये बोल रहे हैं, और इनका बोलना दुर्भाग्य है। तो संसद में और असम विधानसभा में क्या इस विषय पर आप कुछ उठाने वाले हैं? बिल्कुल, हम लोग अभी हमारे विधायी दल यहाँ बैठेगी, हम लोग इसके ऊपर चिंता करेंगे और आपको मालूम पड़ जाएगा कि 5 तारीख से शुरू होगा। थैंक यू। ये बहुत ही बेबुनियाद बात है। आर्मी के चीफ साहब को होम मिनिस्ट्री से पूरे आसाम के लोगों के जो इन्फिल्ट्रेशन वगैरह है, हम ये नहीं कहते, कभी भी हमारी पार्टी ने ये कहा, न कहीं नहीं कहा कि यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए आ नहीं रहे या आ नहीं। मैंने पार्लियामेंट में यहाँ तक कहा कि बांग्लादेशियों का नाम हमारे जो है माथे से आप लोग मिटा दीजिए अल्लाह के वास्ते, और ज़रूरत पड़े तो आप लोग बांग्लादेश पे ऐसे फोर्स लगाइए तो वहाँ से आने वालों को गोली मार के ख़त्म कर दें। और उसकी वजह से हमारे वोट पे असर पड़ा, मुसलमान हमसे बहुत नाराज़ हो गए, लेकिन उसके बाद भी हमने साफ कहा, और हमने ही बाकायदा हमारी पार्टी के जमीयत उलमा, हमारी पार्टी का एक नॉन पॉलिटिकल विंग है, तो 1960 में सबसे पहले जो आसाम में आज एनआरसी तैयार हो रहा है, वो सिर्फ उनके उसी के डिमांड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सारी मिनिस्ट्रियाँ इसको टालती रही वोट बैंक बनाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाकायदा उसके अंदर बीच में आई। 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा मुदाखलत की और गवर्नमेंट को पैसा भेजा और ऑर्डर देके कि एनआरसी जल्द से जल्द तैयार होना चाहिए। हमको ये लगा हर मरतबा ये लोग कोशिश कर रहे देरी की, लेकिन हमारी पार्टी मजबूती से डटी रही कि नहीं, एनआरसी जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी ये बांग्लादेशियों का और घुसपैठियों का मसला हल होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने आज से 3 दिन पहले बाकायदा ऑर्डर दे दिया कि आइंदा जो फर्स्ट लिफ्ट अब जो है वो पहले वो अधूरा था, अब सेकंड लिफ्ट जो है वो 31 मई को पूरा हो जाना चाहिए और 31 जून को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहिए। उसके बाद दूध का दूध पानी हो जाएगा। जो बांग्लादेशी है उनको गवर्नमेंट जो करना चाहेगी वो करेगी, हमें उनसे कोई हमदर्दी नहीं। बस इतना है कि बांग्लादेशी के नाम से किसी देशी को अननेसेसरी हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। देखिए इस मामले में तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि बॉर्डर में कौन क्या हो रहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या रोल अदा कर रहा है,
ये तो हम जैसे छोटे पार्टियों का ये मियाँ मुँह मिट्टू बनने से कोई फायदा नहीं। ये हमारा लाइन नहीं है और हमारी जरूरत भी नहीं है। गवर्नमेंट इसको देखे, हमारे यहाँ जो बढ़ रहे हैं जिनका वो जो उन्होंने इल्जाम लगाया, तो हमारी पार्टी यहाँ आसाम में 30 से 34% मुसलमान है। हमारी पार्टी को पहली मरतबा सिर्फ 13% वोट मिला। अगर मुसलमानों के वोट के ऊपर ही हमारी पार्टी कायम होती तो कम से कम 30% तो मिलना चाहिए था, नहीं मिला। दूसरी मरतबा इलेक्शन हुआ तो उसमें हमारी पार्टी 16-17% तक गई, 18 सीट आए। लेकिन तीसरा अभी जो इलेक्शन हुआ 2 साल पहले, अभी जो इलेक्शन हुआ, इसको सुन लीजिए ना माजी, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे जी। अभी जो इलेक्शन हुआ हमारी पार्टी को 13 सीट आए। तो अगर ये कंटिन्यूसली ग्रोथ होता और बढ़ता जाता और हमारे वोट बढ़ते जाते हैं तो आप इसको सही तरीके से कह सकते थे कि शायद 1% भी, लेकिन 1% भी इस मामले में किसी को शक नहीं रखना चाहिए। हम लोग अपनी पार्टी का शुरू दिन से पॉलिसी ये लिए है कि जो गैर मुल्की है वो गैर मुल्की है, जो बांग्लादेशी है वो बांग्लादेशी है, और उन लोगों को यहाँ से वापस जाना चाहिए। इस मामले में हमारी तरफ से कोई मुफाहमत नहीं। मजबूत कहाँ हुई है, कमजोर हुई है मैडम। हमारी पार्टी जो है पहली मरतबा 10 लाई, उसके बाद 18 पे गई और अब 13 पे आ गई, तो कम हुआ ना। नहीं देखिए आज मोदी जी के नाम से जो सुनामी की तरह पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में इतने सीट 250 सीट के ऊपर लेके आज पार्लियामेंट में पहुंची है, कोई इसको सोच सकता था? तो उसको भी ये कहेंगे कि भाई वो बदरुद्दीन ने आके यहाँ बांग्लादेशियों को घुसा के और बीजेपी को वोट दिला दिया। बीजेपी को आसाम में इस मरतबा 5 सीट से लेकर 61 सीट पे चली गई, तो 600% ग्रोथ है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई ग्रोथ कभी नहीं हुआ होगा, तो उसका भी नाम जो है वो हमारे नाम पे कर देंगे। ये तो गलत बात है। जो हकीकत है वो हकीकत है। ये सिर्फ इसलिए कि हमारी पार्टी से ये लोग डर रहे हैं, हमारी पार्टी से उठ ही नहीं रही है। उठती तो पता चलता ना। अब ये इलेक्शन हो जाएगा, पंचायत इलेक्शन, इसमें भी पता चल जाएगा कौन सी पार्टी ग्रोथ कर रही है, कौन सी पार्टी। दूसरा ये है कि अभी जो खास करके एनआरसी, हमारा आसाम के लिए एक बहुत बड़ा ऊपर वाले का देन है कि एनआरसी का काम यहाँ शुरू हुआ और वो 3-4 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। और उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि अब तक किन लोगों ने अगर बांग्लादेशियों को या बांग्लादेशी के नाम से अगर मुसलमानों को लेकर पॉलिटिक्स किया गया है, तो हमारी पार्टी का तो वजूद अभी 12 साल भी नहीं हुआ मैडम। जो बड़ी बड़ी पार्टियां इससे पहले यहाँ रही है उनके ऊपर ये इल्जाम जाना चाहिए कि उन्होंने अगर कुछ किया है तो किया है। गवर्नमेंट इंक्वायरी करे, उनको जो कुछ करना करे उनके साथ। ये तो इसीलिए हमारा ये कहना है कि इस वक्त जो है जब एनआरसी का मामला बिल्कुल आखिरी मरहले में है, जी रतनदेव आपने रिकॉर्ड किया या नहीं किया? हो गया ना? हाँ हो गया, हो गया। 1 मिनट होल्ड में कुछ आप बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए। उन लोग बात कर लीजिए। हम लोग भी तो प्रैक्टिकल नहीं है, ज्यादा इंटरव्यू देंगे। हेलो, सुनना मुश्किल है क्योंकि हम लोग को तो ये सब प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी शुरू करिए, लेकिन सेम वही बातें निकलेगी क्योंकि हम लोग ऐसा प्रैक्टिस नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। जैसा भी होगा, जो कुछ भी होगा बताएंगे। वैसे हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमारा बंदा रिकॉर्डिंग कर रहा है। अगर आपको चाहिए तो भिजवा दें आपको। रिकॉर्ड हो रहा है सर। जी प्लीज जी। इसको हम सरासर इसका इनकार करते हैं। हमारी पार्टी बढ़ नहीं रही है, अभी हमारी पार्टी रुकी हुई है। हमारी पार्टी पहले 18, हमारे पास 10 एमएलए थे, उसके बाद दूसरे इलेक्शन में 18 हुए और अभी इस मरतबा जो इलेक्शन हुआ उसके अंदर मैडम हमारे यहाँ हमारी पार्टी को 13 सीट मिला। तो इससे मालूम ही होता है कि ग्रोथ कहीं ना कहीं जाके अटका है। और सारे मुसलमान अगर हमको दे देते तो कम से कम 34% वोट हमको मिलना चाहिए था। 15 मुसलमान जीत के आए कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के ऊपर ये बात नहीं आ रही है। और अब तक ब्लैकमेलिंग का, अगर इलेक्शन के ऊपर ब्लैकमेलिंग का या मुसलमानों के नाम से ब्लैकमेलिंग का इलेक्शन करती रही तो वो कांग्रेस पार्टी करती रही। तो ये सवालात उनको जो है उनसे करना चाहिए था, हमारे से नहीं।
हमारी तो नई पार्टी अभी 11 साल नहीं हुए, इसलिए हम लोग इसका साफ डिनाई करते हैं कि ये बिल्कुल इल्जाम गलत है और उसको वो होम मिनिस्टर से रिपोर्ट लें। इससे पहले मैंने बाकायदा पार्लियामेंट में कहा कि जो लोग अगर घुसपैठिए आ रहे हैं आप उनको गोली मारिए, आर्मी को, और उनको हुक्म दीजिए गोली मारिए, उसको सीलिंग करिए, बॉर्डर में फेंसिंग, बॉर्डर पे फेंसिंग मत कीजिए और हमारे माथे से इस कलंक को धोइए। हम बांग्लादेशियों के नाम से आसाम में जीना नहीं चाहते, हम हिंदुस्तानी लोग हैं। देखिए इसकी बहुत सी वजूहत है, इसके ऊपर बहुत से आप पे टीवी पे डिबेट हुए। मुसलमानों की तादाद खाली यहाँ नहीं, हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ बढ़ रही है उसकी सबसे बड़ी वजह यह गुर्बत है। उनके बाद दूसरी ये कि उनकी तालीम की कमी है। एडुकेट उनको कीजिए, उनको मालूम पड़ जाएगा फैमिली प्लानिंग क्या चीज होती है, फैमिली प्लानिंग से क्या फायदा होता है, तो वो बच्चे इतने नहीं बढ़ाएंगे। बच्चे जो है वो सिर्फ इसलिए पैदा करते हैं कि उनको कमाई का जरिया चाहिए। एक बच्चा जाएगा शाम को जो है 50 रुपए लेके आएगा और उसके बाद 6 बच्चे होंगे तो 300 रुपए वो लेके आएगा। वो गरीबी और ये जो इल्म की कमी, एजुकेशन की कमी, ये आइडेंटिफाइड हो चुका है कि यही इसकी सबसे ग्रोथ की वजह है। तो इनके ऊपर गवर्नमेंट को तवज्जो देना चाहिए। इन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन का इंतजाम करना चाहिए, स्कूल कॉलेजेस का इंतजाम करना चाहिए, बच्चियों को एडुकेट करना चाहिए और उनकी गरीबी को किस तरीके से दूर किया जा सकता है। जो असल हिंदुस्तानी है, हम नहीं कहते आपके जिसमें अगर बांग्लादेशी जो आ गए आप उनको निकालिए, खड़े होकर उनको निकालिए, हम आपके साथ में होंगे। हमने कई मरतबा ये भी कहा कि अगर आपको किसी इलाके में बांग्लादेशी का शक है तो आप किसी मुसलमान को कॉन्फिडेंस में लीजिए, वो आएगा तो किसी न किसी मुसलमान के घर में छुपेगा, वो दूसरे घर में छुप ही नहीं सकता, पता चल जाएगा। तो ये सब सजेशन हमने इससे पहले दिए हैं, होम मिनिस्टर साहब मिले हैं बाकायदा इन मामला में। बयान पर कि AIDF ज़्यादा हद से बढ़ रही है और बीजेपी से काफ़ी बढ़ चुकी है, और आज इसके लिए हमारे साथ है AIDF के चीफ बदरुद्दीन अजमल, जो इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि ये जो है किस तरीके से हुई और ये बयान क्यों दी गई है। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आने के लिए धन्यवाद। और आज जो बिपिन रावत जी ने ये बयान किया है कि हमारे AIDF कुछ फास्ट पेस से बढ़ रही है और बीजेपी से काफ़ी बढ़ गई है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे ख्याल से उन्होंने पूरी संजीदगी से जैसे इसको कैलकुलेशन करना चाहिए। अभी इससे पहले 4 साल पहले बीजेपी पूरे भारत में, मोदी जी का लोगों ने कहा कि सुनामी आया हुआ है, जिस तरीके से बढ़ा और पार्लियामेंट में कितने मेंबर थे और आज कितने मेंबर पहुंच गए, ये पूरे हिंदुस्तान की तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ कि इतने स्पीड से, इतने बढ़त से बीजेपी पार्लियामेंट में पहुंची। तो वो बढ़त को अगर देखा जाए, आसाम में अभी 2 साल पहले जो इलेक्शन हुआ, इससे पहले बीजेपी के जिस इलेक्शन के टाइम पे 5 MLA थे, जीत क्या है 61, 600% वो लोग बढ़े। हमारे परसेंटेज ऐसा नहीं है, उसको मिलाया जाएगा तो उसको मिला के वो देखें, उनको कहीं ना कहीं गलतफहमी हुई है, वो इसको बाकायदा लोगों से मालूमात करें, उसको रिकॉर्ड लें, होम मिनिस्टर से रिकॉर्ड लें, उनको पता चल जाएगा बांग्लादेश से अगर कोई भी आ रहा है या आया है। इस मामले में हमारी खुली पॉलिसी है कि दे शुड गो, उनको जाना चाहिए। 1971 25 मार्च को डेडलाइन बना के, हम लोग पहले से हमारी पॉलिसी चल रही है पार्टी का, हमको किसी बांग्लादेशी का वोट नहीं चाहिए, हमको अपने जो देश के लोग हैं, इस मुल्क के हिंदू मुस्लिम भाइयों का एतमाद है पूरा का पूरा, और जितना वो वोट देंगे उसी के ऊपर हम खुश हैं। हमको कोई रिकॉर्ड तोड़ कोई काम करके दिखाना नहीं है। उनको अगर ऐसा लगता है तो बीजेपी और RSP के मुकाबले में उन्होंने कहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस चीज़ की वो तहकीक करें और उसको देखें। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। हम लोग तो 18 से हम लोग नीचे आ गए, इस मरतबा 13 पे आ गए, और बीजेपी जो है 5 से लेके 61 पे पहुंच गई। कहाँ से कहाँ, यानी 600% का बढ़ोतरी है। तो उसके साथ इसको मिलाना ठीक नहीं है, उनको और इसको समझने की जरूरत है। कहीं ना कहीं उनको गलतफहमी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या लोगों ने उनको गुमराह किया है, तो उसके ऊपर वो बुनियाद के ऊपर उन्होंने कह दिया। हमारी उनसे विनम्रत जो है वो रिक्वेस्ट है कि आप इतने बड़े हैं, हमारे आर्मी के चीफ हैं, आप लोगों का हमारे दिलों में बड़ा एहतराम है। आर्मी ना हो तो हम घर में सो नहीं सकते, आराम से जी नहीं सकते, बॉर्डर पे लोग तो क्या कहीं भी। तो इसलिए हम बिल्कुल आर्मी के साथ में हैं और आर्मी की इज्जत और हमारी जिम्मेदारी है
तो इसलिए उनके ध्यान में अगर कोई भी बात आई है, किसी ने भर दिया, तो वो उसको जरूर सोचे और उसके ऊपर चिंता करें। दूसरी जो उन्होंने बयान की है वो है कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन है कहीं ना कहीं वो ही एक कारण है, AIDF की जो बढ़त हुई है उसका एक मेजर कारण है। तो इस बात पे आप क्या कहते हैं? इस बात को हम बिल्कुल नहीं मानते कि हमारी पार्टी जो है वो अभी 12 साल पहले बनी। इससे पहले आज से 25-30 साल पहले सैकिया साहब थे, उन्होंने कह दिया कि 30 लाख बांग्लादेशी आ गए। उसके बाद AK सिन्हा आए, उन्होंने कह दिया रोजाना जो है 6000 लोग बांग्लादेश से आके घुस रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में प्रकाश जायसवाल साहब होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कह दिया 50 लाख लोग आ गए। तो इस तरीके से जब से ये बातें हो रही, जब से UDF का कोई वजूद ही नहीं था, तो इन सरकारों को जरूरत थी कि वो अगर बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं या आए हुए हैं या आ रहे हैं तो उनका रोकना उनका काम था। उन्होंने सिर्फ फेंसिंग का काम किया और वो सारे पैसे मार के खा गए। हमारी पार्टी पहली मरतबा आके हमने डिमांड दिया, यहाँ डिमांड आसाम में असेंबली में पार्लियामेंट में हमने डिमांड दिया, ये फेंसिंग का ढकोसला बंद होना चाहिए और जल्द से जल्द इसको पूरा सीलिंग करना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर बांग्लादेशी कोई भी पकड़ा जाता है तो उसको आप जेल में दीजिए, उसको वापस कीजिए। मैंने यहाँ तक कह दिया कि उसको आप बॉर्डर पे गोली मार दीजिए, जिसकी वजह से हमारे मुसलमान मेरे ऊपर बहुत नाराज रहे और अब भी बहुत लोग नाराज है कि उन्होंने कह दिया गोली मार दीजिए। तो इसलिए हम यहाँ तक करते हैं कि हम एक भी बांग्लादेशी को यहाँ देखना नहीं चाहते। गवर्नमेंट उसके हिसाब से जो भी इंतजाम करना है, उसका सबसे बड़ा इंतजाम ये हो रहा है कि हमारे ही डिमांड पर 1960 में हमारे बड़ों ने इसका डिमांड दिया था कि NRC तैयार किया जाए। NRC का काम 4-5 साल से शुरू हुआ, अब वो आखिरी मरहले में सिर्फ 3 महीना बाकी है। सेकेंड लिस्ट का भी इसका प्रकाश हो जाएगा, तो उसके बाद दूध का दूध पानी हो जाएगा। सारे बांग्लादेशियों को ले जाए वापस भेज दें, हमें उनसे कोई हमदर्दी नहीं। डिटेंशन कैंप में ले जाते हैं, उससे हमें कोई हमदर्दी नहीं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मसला है। उस मुल्क के लोगों से बात करें, बांग्लादेश लेने के लिए भी तैयार है, या बांग्लादेश भी मान रहा है कि इतने लोग वाकई आ गए। अभी कुछ दिनों पहले उनका फॉरेन मिनिस्टर आया था, उसने साफ मना किया कि हमारे इस मामले में कोई बात ही नहीं हुई। आपने थोड़ी देर पहले ही बोले थे कि कहीं ना कहीं ये जो बयान दिया है रावत जी ने, उसमें पॉलिटिकली कहीं से दबाव है। तो किस तरीके से आप इस बयान को, क्योंकि वो आर्मी के चीफ है, आर्मी के चीफ का काम नहीं है पॉलिटिकल बयान देना। ये हमको हालात के हिसाब से ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उनको भटकाया गया या मिसगाइड किया गया, उन्होंने पॉलिटिकल बयान दिया। होम मिनिस्ट्री का काम है और दूसरे डिपार्टमेंट से उनका काम है, और हम लोग उन लोगों से हमेशा मिलते रहे और मिलते रहेंगे। अभी भी हम लोग होम मिनिस्टर के पास ही जाएंगे, दूसरे उसके जो डिपार्टमेंट्स है उनके पास जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएंगे और इस बात को रखेंगे कि भाई हमारी पार्टी जो है एक सेकुलर पार्टी है, 100% डेमोक्रेटिक पार्टी है। इसके ऊपर अगर इस किस्म का इल्जाम आता है तो हम आपसे इंसाफ चाहते हैं। और सर ये भी हमको पॉलिटिकल पार्टी बनाने का, हमको 100% पूरा आसाम में नहीं पूरे इंडिया में बनाने का है, और इसलिए हमारे वोटर जो है, हमारे MLAs, हमारे MPs, उसमें हमेशा कोई ना कोई हिंदू जरूर रहा है या तो इसलिए हमारी पार्टी जो है डेमोक्रेटिक है और सेकुलर पार्टी। सर अभी आपने वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आप होम मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, इस मुद्दे पे बात करेंगे, तो कब मिलने की आशा रखते हैं? क्योंकि हम लोगों ने रिक्वेस्ट तो आज ही ने डाल दिया, लेकिन हमें नहीं लगता 2-3 दिन से पहले अपॉइंटमेंट मिलेगा, क्योंकि वो लोग भी बिजी रहते हैं। फिर इस तरफ इलेक्शन भी चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी रोजाना इलेक्शन में आ रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब को भी हमने देखा कि इलेक्शन के लिए कैंपेन के लिए आ रहे हैं। हो सकता है 2-3 दिन लग जाए, और नहीं होगा खुदा ना खास्ता तो 6 तारीख से 5 तारीख से पार्लियामेंट शुरू हो रहा है, वही हम पकड़ लेंगे सब। और सर ये जो बयान आया है हमारे आर्मी जनरल से, इसके बाद क्या आप उन्हें चाय पे दावत पे बुला के इस मसले का हल जो है निकालना चाहिए? नहीं, हम उनके पास जाएंगे, जब हम दिल्ली में सबसे मिलने जाएंगे, हम उनके ऑफिस में भी जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे और कहेंगे कि हम वही वीडियो वाले हैं जिनके बारे में आपका ये बयान आया है। हमको लगा कहीं ना कहीं आपको लोगों ने मिसगाइड किया, हम उस मामले में आपसे बैठ के बात करना चाहते हैं। हमें क्या करें, सच को आज क्या, हमें क्या करें? हमें जब गलत कुछ किया ही नहीं तो हमें डरने की क्या बात है? सीधा ठोक के जाएंगे, उनके पास बात करेंगे, बैठ के चाय पी के आएंगे, मीठा भी खा के आएंगे। डायबिटीज से जल्दी हम मीठा नहीं खाते, लेकिन वहां से मीठा